हेलो फ्रेंड्स, ईपीजी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का कि व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हिंदी के अंदर मैं आपको इकोनॉमिक्स इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा कि आपको ट्यूशन्स वगैरह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक एक चीज़ को इस तरीके से डिफाइन करूँगा कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखो, जैसे हमने हमारी जो सीरीज चली हुई है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे अर्थशास्त्री थे नॉर्वे के रैग्नर फिशर, ये प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री थे। इन्होंने ही अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया था 1933 के अंदर। एक तो उन्होंने बांट दिया व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र का। तो हम समष्टि अर्थशास्त्र का जानने से पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं थोड़ा। इसमें व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या, जैसे एक उपभोक्ता की समस्या हो गई, एक फर्म की कीमत निर्धारण की समस्या हो गई, ये सारी चीज़ें हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। माइक्रो यानी कि छोटे लेवल के ऊपर, व्यक्तिगत स्तर के ऊपर, इसे हम कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की, मैक्रो लेवल। तो ये हो गया बड़ा। तो जैसे आपको पता है कि अंग्रेजी भाषा का जो मैक्रो शब्द है, ये ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, इसमें सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्या होती है, मतलब कि जो भी समस्या हो सामूहिक स्तर पर होगी समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था के कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत, यानी कि इसे हम आय और रोजगार का भी सिद्धांत कहते हैं। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय की जो समस्या है उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, परंपरावादी क्लासिक अर्थशास्त्री जैसे एडम स्मिथ हो गए, माल्थस हो गए, रिकार्डो हो गए, इन्हें आर्थिक समस्याओं का अध्ययन सामूहिक दृष्टि से करने का प्रयत्न किया था। इस प्रकार ये अर्थशास्त्री समष्टि अर्थशास्त्र के प्रेरक थे। परंतु अब क्या हो गया, न्यू क्लासिकल आ गए, न्यू परंपरावादी, न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्र जैसे मार्शल आ गया, पीगो आ गया, इन्होंने व्यष्टि अर्थशास्त्र को अधिक महत्व दिया। और सन 1930 में जो हमारी आर्थिक महामंदी आई थी, जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं, इससे पहले अधिकतर अर्थशास्त्री व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन को महत्व देते थे। परंतु 1936 में J.M. केन्ज, यानी कि केन्ज की एक पुस्तक आई थी द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के प्रकाशन के बाद अर्थशास्त्रों में समष्टि अर्थशास्त्र का भी महत्व बढ़ गया। आधुनिक काल में कई अर्थशास्त्री जैसे हिक्स हो गया, हेस्नन हो गया, गार्डनर हो गया, इन्होंने अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र के विकास के ऊपर बहुत सारा योगदान दिया है। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले देखो, अर्थ समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की उस शाखा में परिभाषित किया जाता है जिसमें समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक प्रश्नों व आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। यानी कि समस्त अर्थव्यवस्था होगी, यानी कि सारी अर्थव्यवस्था जितनी भी है उसका सबका लेके हम जितनी भी आर्थिक हमारे पास प्रश्न है या आर्थिक समस्या, उनका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। यानी कि जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसके स्तर पर हम जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं या जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है, उनका सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, जैसे देखो बेरोजगारी की समस्या, कोई एक आदमी की तो बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन करेंगे नहीं, अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत सारे लोग बेरोजगार होंगे, उनकी ही समस्या का अध्ययन किया जाएगा। इसके साथ साथ क्या है, मुद्रास्फीति की समस्या, यानी कि जो भी इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति की समस्या होती है, वो भी बड़े लेवल के ऊपर होती है। मंदी की समस्या, रिसेशन की समस्या आ गई, ये भी बड़े लेवल के ऊपर होती है। तो इसके अंदर जो हमारी ग्रोस डिमांड है, ग्रोस सप्लाई है, और सामान्य कीमत स्तर है या राष्ट्रीय आय है, ये हमारे समष्टि अर्थशास्त्र के चर है और या वेरिएबल है, इनके द्वारा ही समष्टि अर्थशास्त्र चलती है। ठीक है, इसके बाद इसकी परिभाषा देखेंगे। देखिए, M.H. स्पेंसर के शब्दों के अनुसार कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध समस्त अर्थव्यवस्था तथा बड़े बड़े हिस्से से है, यानी कि एक तो पूरी अर्थव्यवस्था हो गई या उसके बड़े बड़े हिस्सों से है। इसके अंतर्गत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जिसमें बेरोजगारी स्तर आ गया, मुद्रास्फीति की दर आ गई, राष्ट्र का कुल उत्पादन आ गया, और जिनका पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए महत्व होता है। यानी कि इनके बिना हम पूर्ण अर्थव्यवस्था को नहीं बना सकते। इन अर्थव्यवस्था के उस पे ही हम पूर्ण एक अर्थव्यवस्था को बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसका क्षेत्र। देखो,
जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसका एक विस्तृत क्षेत्र है। इसके अंदर देखो राष्ट्रीय आय का सिद्धांत आएगा, रोजगार का सिद्धांत आएगा, मुद्रा का सिद्धांत आएगा, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत आएगा, आर्थिक विकास का सिद्धांत आएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत आएगा। तो देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। देखो समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय की धारणा, उसके विभिन्न तत्वों, माप की विधियों, सामाजिक लेखांकनों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि राष्ट्रीय आय की धारणा की जाएगी इसके अंतर्गत, इसके विभिन्न जो भी तत्व है राष्ट्रीय आय के उनको समझा जाएगा, उसकी माप की जो विधियां हैं उनको समझा जाएगा जो आगे हम पढ़ेंगे, और सोशल अकाउंटिंग है वो सारी चीज़ें हम राष्ट्रीय आय में करेंगे। ठीक है, ये इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है रोजगार सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार तथा बेरोजगारी की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो रोजगार और बेरोजगार की समस्या उसका अंतर्गत किया जाएगा। इसके रोजगार निर्धारण के विभिन्न तत्व, इसमें भी जो तत्व है जैसे प्रभावपूर्ण मांग हो गई, कुल पूर्ति हो गई, कुल उपभोग हो गया, कुल निवेश हो गया, कुल बचत हो गया, गुणक हो गया, इनका अध्ययन किया जाएगा। इसके साथ साथ मुद्रा का सिद्धांत। देखो रोजगार के स्तर पर मुद्रा की मांग पूर्ति में होने वाली परिवर्तनों को काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जो मुद्रा की मांग है, डिमांड और सप्लाई है, उसमें अगर चेंजमेंट होगा तो हमारी जो मुद्रा उसका रोजगार पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में मुद्रा के कार्यों तथा उससे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इसमें बैंक आ गए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आ गए सारे, या अन्य वित्तीय जो संस्था है उनका अध्ययन किया जाएगा। फोर्थ, सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण। देखो समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण व उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। जैसे इन्फ्लेशन आ गया तो कीमत में वृद्धि होगी, डिफ्लेशन आ गया तो कीमत में होने वाली सामान्य कमी से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर सामान्य कीमत के अंतर्गत सिद्धांत के अंतर्गत देखेंगे, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में। इसके साथ है आर्थिक विकास का सिद्धांत। देखो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में होने वाली वृद्धि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाएगा। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का अध्ययन किया जाता है। सरकार की राजस्व व मौद्रिक नीतियों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसके अंदर प्रति व्यक्ति आय हो कि में होने वाली वृद्धि का समस्याओं का अध्ययन किया जाएगा। अल्प विकसित अर्थराष्ट्र के विकास का अध्ययन किया जाएगा। राजस्व की सरकार की राजस्व तथा मौद्रिक नीतियों का भी अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। अब हमारा इसके अंदर लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत। देखो समष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न देशों के बीच होने वाले व्यापार सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, टैरिफ, संरक्षण, समस्याओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आगे इसके ऊपर अलग अलग एक अलग चैप्टर पूरा का पूरा है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र का, जो आगे चल के बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। एक नॉर्मली देखते हैं। देखो इसका अध्ययन का क्षेत्र अब देखेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्ति, गृह, एक फर्म, एक उद्योग, ठीक है, इन चीज़ों का अध्ययन करता है, और इनके चुनाव संबंधी जो समस्या उसका अध्ययन करता है। ठीक है, कि साधनों का उचित बंटवारा कैसे हो। और जबकि संपूर्ण समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर दुर्लभता, चुनाव की समस्या का अध्ययन किया जाता है। यानी कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक पर्सन से रिलेटेड है, और यहाँ पे ये समस्त यानी कि जो भी अर्थव्यवस्था के संपूर्ण में जो है वो सारी चीज़ों से रिलेटेड है। अब देखेंगे, ये कहना गलत है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई सामूहिकता नहीं है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी बाजार का मांग का अध्ययन किया जाता है, जो बाजार में किसी एक वस्तु की विभिन्न क्रेताओं की मांग का समूह होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं है कि एक ही होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, बाजार मांग अनुसूची बनाते हैं, तो उसमें क्या है, जो इंडिविजुअल एक एक उपभोक्ता है उसकी मांग को इकट्ठा करके बनाते हैं, तो वहाँ भी सामूहिकता होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के 4 प्रमुख साधन, और इसके साथ साथ हम एक चीज़ भी देखते हैं कि इनकी परस्परता निर्भरता भी रहती है आपस में, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की परस्परता निर्भर रहती है, एक दूसरे से अलग नहीं है, ये इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, तो क्योंकि देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत को अन्य बातें समान रहने पर मान्यता पर आधारित है। यह मान्यता व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि के प्रभाव को प्रकट करती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर है, क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था विभिन्न व्यक्तिगत इकाइयों का जोड़ है। यानी कि जितने भी हमारी व्यक्तिगत इकाइयाँ हैं उनके जोड़ को ही हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत लेते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे से अलग न होकर ये इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे
इसके 4 प्रमुख क्षेत्र। ठीक है, सबसे पहले उत्पादक क्षेत्र। देखो, उत्पादक क्षेत्र वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है। यह गृहस्थ परिवार क्षेत्रों के उत्पादन कारकों जैसे श्रम हो गई, भूमि हो गई, पूंजी हो गया, उद्यम हो गया, खरीदता है, भाड़े पर लेता है। यह क्षेत्र गैर आगतों जैसे कच्चा माल आदि के साथ कारक आगतों का प्रयोग करके वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है। मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए वस्तु तथा सेवाओं को ग्रस्त क्षेत्र को बेचता है। यानी कि जो भी हमारे गैर आगत है जैसे कच्चा माल है, उनको जो कारक है, जो हमारे उत्पादन के कारक है जैसे श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यम, उनके साथ मिलाकर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है और मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तु और सेवाओं को गृहस्थ को क्षेत्र को बेचता है। ठीक है, इसके बाद है गृहस्थ क्षेत्र। गृहस्थ क्षेत्र वस्तु और सेवाओं का उपभोग करते हैं। बिल्कुल जी, जो उत्पादक क्षेत्र बनाता है उसको ये गृहस्थ क्षेत्र उपभोग करते हैं और यह क्षेत्र उत्पादक के कारकों का स्वामी होता है। यह क्षेत्र इन कारकों सेवाओं को उत्पादक क्षेत्र को प्रदान करके वस्तु और सेवाओं का उत्पादन में अपना योगदान देता है। यानी कि ये सेवाओं के रूप में उत्पादक क्षेत्र को अपनी सेवाएं देता है। कारक सेवाओं के बदले प्राप्त आयों से वस्तु और सेवाओं को खरीदता है। जो कारक सेवा देता है उनसे इनको पैसे मिलते हैं और इससे वो जो उत्पादक जो वस्तु और सेवाएं बनाते हैं उनको ये खरीदता है। ठीक है, इसके बाद हो गया सरकारी क्षेत्र। देखो, ये कराधान या आर्थिक सहायता से संबंधित कार्य करता है। यह सरकारी क्षेत्र गृहस्थ क्षेत्र पर और उत्पादक क्षेत्र पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लगाता है, निगम कर लगाता है और गृहस्थ क्षेत्र को वृद्धा पेंशन वजीफे के रूप में देता है और उत्पादक क्षेत्र को सब्सिडीज प्रोवाइड करता है। इसके बाद आ गया हमारा शेष विषय। इसमें आयात और निर्यात करते हैं, एक दूसरे से देशों से वस्तुएं नियमित बेचते रहते हैं, खरीदते रहते हैं और ये सारी चीज़ें हमारे इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये 4 हमारे इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के सॉरी। इसके बाद देखेंगे पूंजी अर्थव्यवस्था। देखो, पूंजी अर्थव्यवस्था से ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें क्रियाकलापों को बाजार की शक्तियों पर स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है कि उन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र है, वे अपने लाभों को अधिकतम कर सकती है। और इसमें एक और कहा जाता है कि उपभोक्ता रैशनलाइज है, यानी कि उपभोक्ता भी अपने चयन व रुचि के अनुरूप वस्तुओं को खरीदेगा, सेवाओं को खरीदने के लिए स्वतंत्रता है। वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके तथा क्या और कितना उत्पादन करना है और कितना उपभोग करना है, इस संबंध में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। कहने का अर्थ यहाँ है कि पूंजी अर्थव्यवस्था आर्थिक बाजार क्रियाओं के ऊपर डिपेंड होती है। वहाँ पे सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वहाँ पे वो अपनी मर्जी से ही अपनी डिमांड और सप्लाई को क्रिएट करके वस्तुओं को प्रोड्यूस करते हैं उद्योग और अपना कीमत निर्धारण करते हैं। और कहा जाता है कि जो उपभोक्ता है वो विवेकशील होता है, यानी कि वो उसको अच्छे तरीके से अपनी समझ है कि कितनी वस्तु उसको खरीदनी है, कितनी नहीं खरीदनी, इसके अनुसार वो अपनी चीज़ों को खरीदता है। ठीक है, अब इसके लक्षण देखेंगे। देखो, निजी संपत्ति। अर्थव्यवस्था में लोगों को निजी संपत्ति रखने और अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होता है। सरकार इन लोगों को अधिकार की रक्षा करती है। उत्पादन के सभी साधन, मशीन, औजार, भूमि, खाने आदि स्वामी के अधीन होते हैं। ठीक है, इसके बाद है कीमत संयंत्र। इस व्यवस्था में कीमत संयंत्र ही उत्पादक व उपभोक्ता का मार्गदर्शन करते हैं। कीमत संयंत्र से अभिप्राय है कीमत बिना भारी हस्तक्षेप के मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा तय होती है। यानी कि जो भी भारी हस्तक्षेप है वहाँ इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के अंतर्गत ही यहाँ पे कीमत तय होती है। इस संयंत्र द्वारा उत्पादकों को निर्णय करने में सहायता मिलती है कि कौन सी वस्तु और सेवाओं को कितनी मात्रा में किस समय पर कहाँ पैदा करें। ठीक है, इसके बाद है उद्यम की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि वे अपने उत्पादन के साधनों को इच्छा अनुसार जिस काम धंधे में लगाना चाहे लगा सकते हैं, चाहे वह किसी प्रकार का आकार का उद्योग चालू कर सकता है कि क्या, कहाँ और कितना पैदा करना है, ये सब स्वतंत्रता पूर्वक वो अपने निर्णय ले सकते हैं। इसमें प्रतियोगिता और सहयोग। इस अर्थव्यवस्था में उद्यम की स्वतंत्रता होने के कारण प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में बहुत अधिक संख्या में होते हैं। इनमें वस्तुओं को बेचने के लिए प्रतियोगिता रहती है। क्रेताओं में भी किसी वस्तु को खरीदने के लिए प्रतिस्पर्धा रहती है। मजदूरों में भी नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा रहती है और साथ साथ ये श्रमिक एक दूसरों के साथ मिलकर व मशीनों के साथ सहयोग करके काम करते हैं। तो इसके अंतर्गत प्रतियोगिता और सहयोग दोनों साथ साथ चलते हैं। इसके बाद है उपभोक्ता की प्रभुसत्ता। अब देखेंगे
सॉरी एक रह गया, लाभ प्रेरणा। देखो इस अर्थव्यवस्था में लाभ कमाने की इच्छा आर्थिक क्रियाओं को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, बिना लाभ के कोई कार्य किया नहीं जाएगी। इसके बाद उपभोक्ता की प्रभुसत्ता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की प्रभुसत्ता का विशेष स्थान होता है। सारा उत्पादक ढांचा उपभोक्ताओं की इच्छाओं पर निर्भर रहता है, अतः उद्यमी केवल उन्हीं वस्तुओं सेवाओं में उत्पादन में निवेश करेंगे जिन्हें वे वो उनकी मांग करेंगे उपभोक्ता। ठीक है। श्रमिक का वस्तु के रूप में प्रयोग होता है यहाँ पे, क्योंकि पूंजी अर्थव्यवस्था में अन्य वस्तुओं की भांति श्रम का भी बाजार होता है। यहाँ पे श्रम को खरीदा जाता है, बेचा जाता है। उत्पादक के साधनों से वंचित जनसंख्या अपनी श्रम शक्ति का प्रयोग करके असहाय हो जाती है और उसे जीवन निर्वाह के लिए अपना श्रम बेचना पड़ता है। ठीक है। सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता यहाँ पे, सारी सरकार किसी तरीके से हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। सरकार का कार्य देश के कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा बाहरी आक्रमण से देश को बचाने के लिए होता है। स्वहित, यानी कि यहाँ स्वहित से अभिप्राय इस इच्छा से है जिसके फलस्वरूप श्रमिक और व्यापारी अपनी मौद्रिक आय प्राप्त करना चाहते हैं, उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, यानी कि सब अपने स्वहित के लिए ही जाने जाते हैं। इसके बाद है पूंजी अर्थव्यवस्था के गुण। वस्तु और सेवाओं में विविधता पाई जाती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार तरह की यहाँ वस्तु और सेवाएं मिलती है रुचि के अनुसार। उसके बाद है साधनों का उचित बंटवारा होता है इसके अंदर। पूंजीवादी उत्पादन में केवल लाभ के दृष्टिकोण से ही किया जाता है, इसलिए अर्थव्यवस्था में सभी साधन उपलब्ध होते हैं और उनका कुशलतम प्रयोग किया जाता है। ठीक है। काम की प्रेरणा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को काम की करने की बहुत अधिक प्रेरणा होती है। निजी संपत्ति के स्वामित्व उत्तर नियमों के कारण लोगों को अधिक आय प्राप्त करने के लिए की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीवन स्तर में वृद्धि। वस्तु और पदार्थों में विविधता होने के कारण कई वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन काफ़ी सस्ता होता है और उन्हें कम कीमत पर बेचा जाता है। इससे निर्धन जनता के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। लोचशीलता। इस अर्थव्यवस्था का गुण यह भी है कि लोचशील है और समय के अनुसार अपने आप के ढांचे के अनुसार ढाल लेती है। इसके बाद इसके दोष देखेंगे। आय तथा धन का असमान वितरण, क्योंकि अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह है कि आय और धन में असमान वितरण होता है। यह असमान निजी संपत्ति, स्वतंत्र प्रतियोगिता, अधिक लाभ की आकांक्षा के कारण उत्पन्न होता है। इसमें धनी व्यक्ति धनी होता जाता है और गरीब व्यक्ति गरीब होते जाते हैं। वर्ग संघर्ष। आय तथा धन के असमान वितरण के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था समाज में दो प्रकार से बढ़ जाते हैं, एक और धनी वर्ग और दूसरी पूंजी को विलासिता के रूप में जीवन बिताते हैं। ठीक है। और श्रमिकों को भरपेट खाना भी नहीं मिलता है। श्रमिकों का शोषण होता है इसके अंतर्गत। ठीक है। और वो उनको अच्छे तरीके से उनका शोषण करते हैं पूंजीपति लोग। दूसरा, समन्वय की कमी। इस अवस्था में सहयोग संगठन के कारण उत्पादक के कार्यों में किसी प्रकार का समन्वय नहीं होता। ये सारी कमी इसके अंतर्गत पाई जाती है। तो आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।